हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पावर शेयरिंग। ये क्लास 10 का सिविक्स का पहला चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे डेफिनेटली एमसीक्यूज एंड 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा संभावना है। पावर शेयरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स ऑफ क्लास 10 और ये बार बार आपके मिड टर्म्स में भी आता है, पीरियोडिकल्स में भी आता है, फाइनल एग्जाम्स में तो ऑफकोर्स आता ही आता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं अभी से ही चैनल पे डाल रही हूँ सो दैट अगर आपके यूनिट टेस्ट भी आ रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख के अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड यू गाइज आर रेडी फॉर टुडेज सेशन। तो आज के सेशन में आपको करना क्या है, पहले तो मैं अपने आप के बारे में बता देती हूँ कि कौन है ये ज्ञान देवी जो ज्ञान दे रही है। तो मेरा नाम है सुरभि गुप्ता। I have done my bachelor's from Lady Shri Ram College, my master's from Jawaharlal Nehru University and now I am here teaching you SST। ठीक है, सो दैट्स अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु क्लास 9 एंड 10 ये नया चैनल है, पहले ये सिर्फ क्लास 9 के लिए था, अब ये क्लास 10 के लिए भी हो गया है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारा पुराना वेदांतु 9 और 10 चैनल 11th स्टैंडर्ड को आप केटर करता है, तो आई होप अब आपको ये न्यू चैनल के बारे में पता है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट। एक दोस्त के बारे में तो बता दो कि क्लास 9 और 10 SST मतलब सुरभि मैम होता है। चलो शुरू करते हैं विद सम मोटिवेशन। स्टॉप टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम पीपल हु नेवर गॉट वेयर यू आर गोइंग। वाह, अगर आप उन लोगों से डायरेक्शंस मांग रहे हो जिसे यही नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो फायदा क्या है ना। आपको जहाँ जाना है आप जानते हो और फोकस से वहीं पर जाते रहो, राइट। और उन्हीं लोगों से एडवाइस लो हु नो व्हाट यू वांट। वेरी नाइस, वाह, आई लाइक इट। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन में ट्राई करो कि या तो अपने सब हेडिंग्स या फिर जो अपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको यहाँ चैट बॉक्स में बताते रहो या फिर जो है नोटबुक में लिखते रहो सो दैट पता चलता रहे आपको कि कितना आपको आता है। वीडियो को पॉज कर करके Analyze how majoritarianism has increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो यहाँ पर कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्या है? मेजोरिटेरियनिज्म, एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स, है ना। तो आपको पता है कि श्रीलंका में मेजॉरिटी में कौन था? मेजॉरिटी में था सिन्हालीज, बुद्धिज्म को बिलोंग करने वाले लोग और उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म पॉलिसी फॉलो की श्रीलंका में इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ऑफ द सिन्हालीज। इन्होंने कैसे किया? उन्होंने जो है 1956 एक्ट के अंतर्गत सिन्हालीज जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज बना दिया, नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा, उन्होंने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया टू द सिन्हालीज इन यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। उसके अलावा बुद्धिज्म जो एक डोमिनेंट रिलीजन था सिन्हालीज का, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया टू फॉस्टर बुद्धिज्म एज अ नेशनल रिलीजन। इन सब रीजंस के वजह से तमिल श्रीलंकन्स को लगने लगा दैट देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी दैट इज लुकिंग आफ्टर देयर इंटरेस्ट, दैट इज गिविंग देम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसीलिए तमिल अपने ही देश में एलियनेटेड फील करने लग गए। दे स्टार्टेड फीलिंग एलियनेटेड। ठीक है, हाउ इज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल पावर शेयरिंग? हमेशा कोई भी डिफरेंस है तो गाइस ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2024 में, है ना। इट केम एज अ 2 मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो है इज द पावर शेयरिंग बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर इज द पावर शेयरिंग बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इन तीनों पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में सिस्टम ऑफ चेक्स और बैलेंसेस होता है, आप ये लिख सकते हो। और आप यहाँ लिख सकते हो कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता चेक्स और बैलेंस का। इंस्टेड एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन जूरिसडिक्शन, अपना अपना उनका जूरिसडिक्शन होता है। ठीक है, ये आपके 2 हो गए तो काफ़ी होने चाहिए। डिफरेंट पावर्स, चेक और बैलेंस होता है। यहाँ पर अलग अलग पावर्स होती है और मिसयूज ऑफ पावर नहीं अलाउ किया जाता बाय वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होती है डिफरेंट शेयरिंग ऑफ पावर। मतलब ये आप लिख सकते हो इफ यू डोंट हैव एनी अदर डिफरेंस।
एक्सप्लेन द 3 measures taken by श्रीलंका एज पर द एक्ट पास्ड इन 1956। अब देखो जो पहला क्वेश्चन था वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बस आपको फीचर्स बताने हैं जो हमने अभी बताए भी थे कि 1956 के अंतर्गत सिन्हालीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फॉलो की और बुद्धिज्म एज अ रिलीजन को फॉस्टर किया गया। तो ये इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। मीडियम, और तो देखो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। इस चैप्टर के एमसीक्यू जरूर थोड़े से टेढ़े मेढ़े आते हैं और इसीलिए उसके लिए एक प्रहार सेशन होगा हमारा जिसमें हम 20 एमसीक्यूज करेंगे इस चैप्टर के, उसमें आ जाना। अटेम्प्ट्स एट फोर्स्ड, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए, है ना, उस सेशन का। अटेम्प्ट्स एट फोर्स्ड इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। तो यार अगर आपको फोर्सफुली किसी देश में इंटीग्रेट किया जाए, है ना, तो उससे क्या होता है कि बीज बुक जाते हैं कि आगे जो है कभी नेशन में डिसइंटीग्रेशन होगा, कभी नेशन टूटेगा। इसका एग्जाम्पल दो या इसको इलस्ट्रेट करो विद आर्ग्यूमेंट्स। तो ऑब्वियसली इट इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर, बट जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उससे सीख के आपको आंसर देना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 2016 में आया था, है ना। तो आप बोलोगे कि पहले तो सेम लाइन लिख लो कि हाँ, अटेम्प्ट्स एट फोर्स्ड इंटीग्रेशन ऑफन सो द सीड्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दिस इज बिकॉज व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड वॉलंटरली ऑफन इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज क्या होता है इसमें कि इट लीड्स टू मेजॉरिटेरियनिज्म। अगर आपको फोर्सफुली डाला गया है तो ऑब्वियसली आपके ऊपर मेजॉरिटी रूल जो है फॉलो किया गया है। इसे फीलिंग्स ऑफ डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज। एक फियर ऑफ डोमिनेशन होता है दैट यू विल बी डोमिनेटेड बाय द कंट्री दैट हैज इंटीग्रेटेड यू विद इन देमसेल्व्स, है ना। अच्छा, everyone wants their autonomy. People of a particular language, religion, culture, वो चाहते हैं कि उनको right to rule हो, especially in their own matters of language and religion, right? तो एग्जाम्पल पे आप दे सकते हो कि यूएसएसआर जो आपका एम्पायर बना था, रशियन एम्पायर, वो फोर्सफुली इंटीग्रेट करके बना था एंड इवेंचुअली 1991 में आके वो डिसइंटीग्रेट हो गया। तो अगेन ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा भी 2 मार्कर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी है, थोड़ा सा ऐसे आपको खुद सोच के अपने वर्ड्स लिखने, है ना। तो आप कुछ भी लिखोगे आपको आंसर मार्क्स मिल जाएंगे, बट लिखना जरूर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन 3 एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग या हाउ बेल्जियम वाज एबल टू सॉल्व हर एथनिक प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पर बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग को कहा जाता है पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन, पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। यहाँ पर क्या पॉलिसी, हर बार माइक गिरता है। यहाँ पर क्या पॉलिसी फॉलो की गई? सबसे पहले इंश्योर किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। दिस एंश्योर्ड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डोमिनेंट लैंग्वेज ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट से पावर शेयर की गई, ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर रखी गई, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट लाया गया ऑफ ईच लैंग्वेज ग्रुप्स टू एंश्योर दैट दे कैन मेक लॉज रिगार्डिंग देयर ओन लैंग्वेज, एजुकेशन एक्सेट्रा, है ना। शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट एंड व्हाई? 2017-2012 पर इसी तरीके का अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो शेयरिंग ऑफ पावर कंट्री को पावरफुल और यूनाइटेड कैसे करता है? अगर पावर को शेयर किया जाए, अगर हम पावर को शेयर करते हैं तो इट रेड्यूसेस द पॉसिबिलिटी, है ना, इट रेड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसकी पॉसिबिलिटी जो है पावर शेयरिंग रेड्यूस करती है। दैट विल एंश्योर कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, है ना। इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। दिस विल एंश्योर दैट द कंट्री स्टेज यूनाइटेड एंड पावरफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वॉर नहीं होगी, सिविल वॉर नहीं होगा, तो देश ऑब्वियसली ज़्यादा एकत्रित रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लंबे टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि हाँ यार, पावर को इंडिया में फॉर एग्जाम्पल शेयर किया जाता है बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। ऑल ऑफ दिस एंश्योर कि वी स्टे यूनाइटेड डिस्पाइट डाइवर्सिटी, है ना। इट ऑल्सो एंश्योर्स कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी पे अपना विल नहीं चलाएगा, ठीक है। कंपेयर द डिफरेंट वेज इन विच बेल्जियम्स एंड द श्रीलंकन्स हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो यहाँ आप क्या करोगे? बेल्जियम और श्रीलंका
तो ऑफ कोर्स सबसे पहला है बेल्जियम में मॉडल ऑफ एकोमोडेशन फॉलो किया गया और यहाँ मेजॉरिटेरियनिज्म किया गया। यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी को जो है रिस्पेक्ट किया गया। यहाँ पर सिन्हालीज डोमिनेशन फॉलो किया गया, राइट। यहाँ पर सिन्हालीज डोमिनेशन को फॉलो किया गया एंड रीजनल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया गया। यहाँ पर दिस एंश्योर्ड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो इट लेड टू सिविल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, यहाँ श्रीलंका को ऑटोनॉमी नहीं दी गई, श्रीलंका के तमिल्स को, ठीक है। इलैबोरेट अपॉन मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। तो गाइज प्रूडेंशियल तो मैंने अभी आपको बताया कि पावर शेयरिंग जरूरी है क्योंकि उसे कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर रहता है और विल ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट इम्पोज्ड ऑन द माइनॉरिटी। तो टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी नहीं होती। पर व्हाट इज द मॉरल रीजन, डिफरेंस क्या है? प्रूडेंशियल रीजन मतलब पावर शेयरिंग हमें इसलिए करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस। मोरालिटी होता है कि हमें इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इन इटसेल्फ जो है वो गलत चीज होती है ना। तो मॉरली जो है पावर शेयरिंग क्यों नहीं करना चाहिए? व्हाट इज द मॉरल रीजन? बिकॉज इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की आत्मा है वो, है ना। पीपल हैव अ राइट। देखो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट पावर शेयरिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। और अगर पावर शेयरिंग होगी तभी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है। बिना पावर शेयरिंग के ऐसा हो गया आदमी विदाउट आत्मा, है ना। मतलब आत्मा नहीं है तो आदमी भी नहीं है, राइट। दूसरा पॉइंट आप ले कह सकते हो कि पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड इन अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तभी एक सरकार जायज कहलाई जाएगी जब वो लोगों की चुनी हुई होगी और वो लोगों की सरकार होगी और लोगों की बात मानेगी, राइट। तो इसीलिए भी आप कह सकते हो कि पावर शेयरिंग इंश्योर्स की सरकार जो है वो लेजिटिमेट हो और डेमोक्रेसी जो है फंक्शनिंग हो, ठीक है। चलो 9th and 10th क्वेश्चन। हाउ, अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, 2019 में आया था। हाउ डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज? पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया कैसे? तो आप कह सकते हो कि अर्लियर बिफोर द एडवेंट ऑफ डेमोक्रेसी एवरीवन थॉट था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, अभी भी बहुत लोग ये बोलते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पावर जो है इट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड या फ्यू हैंड्स, है ना। बहुत लोग आज भी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी नहीं हो पाती, इसलिए एक ही इंसान मोदी जी ही हमारे लिए डिसीजन बनाए, यही बहुत है। बहुत लोग ऐसे बात करते हैं ना इस बारे में, आपने सुना होगा आसपास कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बन जाऊं प्राइम मिनिस्टर, मैं ही इस देश चलाऊं तो भैया क्या डेवलपमेंट हो। पेड़ तो मैं बिल्कुल ही ना कटवाऊं, इतने पेड़ कट रहे हैं यहाँ पर, मतलब मेरे अपने आइडियाज है वो चले तो देश बहुत ऊंचा जाए, है ना। तो पहले लोगों को यही लगता था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए पावर शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड इन वन हैंड। बट क्या हुआ विद द एडवेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न डेमोक्रेसीज के कॉन्सेप्ट आए, तब ये रियलाइजेशन हुई कि जब पावर को शेयर की जाता है लोगों के साथ, डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स के साथ, डिफरेंट एथनिसिटीज के साथ, तो पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी और स्ट्रांग होती है, कंट्री और यूनाइटेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। पहला अच्छा है लेकिन उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा तो भाई देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो जब पावर को शेयर किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ज्यादा कंट्री जो है यूनाइटेड रहता है ना। फिर आप कहोगे दैट इज व्हेन पॉलिटिकल पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलर हुआ पूरी दुनिया में। एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर इज शेयर्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल, जो हमने अभी भी बताया भी था, बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वर्टिकली बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन के थ्रू इंश्योर किया जाता है कि लोअर कास्ट को भी डिसीजन मेकिंग में से दिया जाए, है ना। अगर आप इलेक्शंस में रिजर्वेशन दे रहे हो तो अभी तक सिर्फ ब्राह्मण्स के हाथ में पावर थी, रिजर्वेशन के थ्रू पावर को शेयर किया जा रहा है बिटवीन विद द लोअर कास्ट ग्रुप्स, राइट। वैसे ही कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दे रहे हो टू इंश्योर कि तीनों जो है लैंग्वेज ग्रुप्स में पावर को शेयर करके इंश्योर किया जा रहा है कि सबका से हो, सबका डिसीजन मेकिंग में वॉइस हो, राइट। और चौथा आप लिख सकते हो बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, सोशल ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स या सोशल मूवमेंट्स, कैसे भी लिख लो। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर को शेयर की जाती है जब इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन में, है ना। आप इलेक्शन लड़ रहे हो, अगर
अगर आप अलाउ ही ना करो किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए, सिर्फ सुरभि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, देयर इज नो पावर शेयरिंग। बट व्हेन यू आर इन अ सिस्टम, जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, तो पावर तो शेयर हो रही है ना, ऑटोमेटिकली हो रही है। वैसे ही व्हेन कोई एक सरकार नहीं बना पाती और वो बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन करती है, कोalition करती है ना, तो दैट इज ऑल्सो मतलब वो गठबंधन, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, हाउ डिड दे स्ट्रगल फॉर देयर डिमांड्स। तो बेटा श्रीलंकन तमिल्स के क्या डिमांड्स थे, तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, तो 3 मार्क्स का है तो सिर्फ आप डिमांड्स लिख लो, 5 मार्क्स का है तो पूरी कहानी सुनाओ श्रीलंका की, है ना। तो सिर्फ डिमांड्स अगर हम लिखे तो उनका डिमांड था राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो चाहते थे, अगेन लिखते रहो आंसर, तमिल जो है आपका लैंग्वेज बने, ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर वो चाहते थे कि उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले, कि भाई नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में तमिलियन ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमें रूल करने दो, और आपको जैसे रूल करना है श्रीलंका को करो, बट ये पार्ट हमें दे दो, है ना। जब उनकी बात नहीं मानी गई, तब दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर अ सेपरेट तमिल ईलम, दैट इज अ सेपरेट तमिल कंट्री या तमिल स्टेट। जब वो बात नहीं मानी गई तो सिविल वॉर हुई, जो 2014 में खत्म हुई। ऑल ऑफ दैट यू कैन राइट। ठीक है, नाउ बिफोर आई गिव यू द फाइनल एमसीक्यू क्वेश्चंस एज होमवर्क, आपको जल्दी से मैं आकार के बैच के बारे में बता देती हूँ, अगर आपको अभी तक नहीं पता। हमारा आकार बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है बच्चों क्लास 10 के लिए, जहाँ पर हम पूरे क्लास 10 का सिलेबस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एमसीक्यूज कराते हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते हैं, इंश्योर करते हैं कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जाए वो सब समझ आए, है ना। तो अगर आप अभी क्लास 10 में हो और सोच रहे हो कि शुरुआत कैसे करें, टॉपर बेस कैसे बने, तो आकार बैच उन टॉपर बच्चों के लिए है, हु वांट टू बिकम अ टॉपर, हु एज एन एवरेज स्टूडेंट, साधारण बच्चे हो बट टॉपर बनने का सपना देखते हो। ये चैनल, ये जो 1499 की फीस है, एक महीने की नहीं है, ये पूरे साल की है। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम्स आपके सर पे नहीं आ जाता मार्च में, है ना, तब तक हम आपको जो है पूरा पढ़ाते रहेंगे, रिविजन कराते रहेंगे। तो अगर आप आकार बैच के मेंबर अभी तक नहीं हो, तो भैया किस चीज का इंतजार है, टॉप करना है या नहीं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नोट्स वोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ, वरएवर डाउट भी सॉल्व होता है क्लास में। 2 टीचर्स होती है, मेरे अलावा एक और टीचर होगा, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा हिंदी के अलावा। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ इस बैच पे। चलो जल्दी से होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स दो। आइडेंटिफाई हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। Which of the following element is not included in the Belgium model? Identify horizontal power sharing arrangement among, अच्छा ये सेम क्वेश्चन आ गया 2 बार, ठीक है इसको हटा दो, 2 बार आ गया। 2 क्वेश्चन हैं आपके आज के। अगर आज का आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।